Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 45, Infinitive. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 45 और आज के सबक में हम बात करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा था। कल के सबक में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 44 और मैंने आपको कुछ मज़ीद जानकारी दी थी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। मैंने क्या बताया था कि कभी कभी लोग लफ्ज़ एज को भी रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एज का इस्तेमाल सच या लफ्ज़ सेम के बाद हुआ हो। आगे हमने आपको बताया था कि कुछ लोग लफ्ज़ बट को भी रिलेटिव प्रोनाउन मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि इसको नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया हो। आगे हमने आपको बताया था कि अगर हम मर्जा यानी जिसके लिए हम ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, और रिलेटिव प्रोनाउन को हम कॉमा के ज़रिए अलग कर दें तो इसमें थोड़ा सा माने में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। माना बदल जाता है लेकिन लाजिमी नहीं है, हो सकता है बदल जाए। ठीक है, और मैंने आपको मिसालों के साथ वहाँ पर बताया था। आगे हमने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा अगर आकिल हो और वो ऑब्जेक्ट वाक़ हुआ तो इस सूरत में हम रिलेटिव प्रोनाउन को हज़फ भी कर सकते हैं। आगे हमने आपको बताया था कि कभी कभी मर्जा को भी बिला वजह हज़फ कर देते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन को जिक्र कर देते हैं, यानी जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। ऐसा भी होता है। आगे हमने आपको बताया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का मर्जा पूरा जुमला हो, यहाँ पर आप लफ्ज़ के बारे में पढ़ रहे थे, नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन यहाँ पूरे जुमले की बात चल रही है, तो इस वक्त हम विच का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हमने आपको बताया था कंपाउंड प्रोनाउन के बारे में। कंपाउंड प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिनको दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलाकर बनाया जाए और उनको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ओके, जैसे कि हुम एवर, हुम सो एवर, हु एवर, हु सो एवर, वाट एवर या विच एवर, इन सबको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। इनका भी इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ही करते हैं। ओके, आगे चलते हैं और अब हम करने जा रहे हैं अपना आज का होमवर्क एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा जुमला है वो है, यार ये कपड़ा उस तरह नहीं है जिसे ज़करिया पहनता था। इसको हम कहेंगे, यार को हम याद करें लफ्ज़ ड्यूड इस्तेमाल करते हैं। ड्यूड, दिस क्लॉथ इज़ नॉट सच एज ज़करिया वियर्स। सच एज ज़करिया वियर्स, जिसे ज़करिया पहनता है, ठीक है, उस तरह नहीं है। तो ये कपड़ा उस तरह नहीं है जिसे ज़करिया पहनता है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, ड्यूड दिस क्लॉथ इज़ नॉट सच एज ज़करिया वियर्स। ओके,
हमारा अगला जुमला है ये लड़का तुम्हारे जैसा दिखता है। इसको हम कहेंगे दिस बॉय लुक्स सेम एज यू लुक। ये लड़का तुम्हारे जैसे दिखता है, कैसे कहेंगे? दिस बॉय लुक्स, ये लड़का दिखता है, सेम एज यू लुक्स, तुम्हारे जैसे। नहीं, अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो कहेंगे सेम एज यू लुक, जैसे तुम दिखते हो, लेकिन इस तरह हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखता है। हमारा अगला जुमला है जिस तालिबा को कल तुमने पार्क में देखा था वो दर्जा 8 में पढ़ती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे, किए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हज़फ करके लिखना था, इसलिए मैंने इसको दिया था। तो इसको हम कहेंगे द गर्ल स्टूडेंट यू हैड सीन इन द पार्क रीड्स इन क्लास 8th। ओके, द गर्ल, मैंने यहाँ पर चूंकि तालिबा तो इसलिए हमने गर्ल स्टूडेंट कर दिया, या फीमेल स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं। ओके, द गर्ल स्टूडेंट की वो तालिबा यू हैड सीन, जिसको आपने देखा था। असल में यहाँ पर whom यू हैड सीन होगा, लेकिन हमने कहा द गर्ल स्टूडेंट यू हैड सीन, जिस तालिबा को तुमने देखा था इन द पार्क, पार्क में कल, स्टरडे, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, छूट गया है कि स्टरडे वो क्या है, वो दर्जा 8 में पढ़ती है, रीड्स इन क्लास 8th। ओके, आगे चलते हैं। आयशा ने कल तुमसे कहा कि वो अगले हफ्ते लंदन जाएगी, जो कि झूठ है। तो इसको हम कहेंगे आयशा टोल्ड यू यस्टरडे दैट शी वुड गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, विच इज इनकरेक्ट। ओके, आयशा ने कल तुमसे कहा कि वो अगले हफ्ते लंदन जाएगी। इसको आप कैसे कहेंगे? आयशा टोल्ड यू यस्टरडे दैट शी वुड गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, जो कि झूठ है, विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब सही नहीं है, यानी वही माना जो विच इज फॉल्स या अनट्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनकरेक्ट भी चल जाएगा। ओके, हमारा अगला जुमला है नाजरीन ने अपने उस्ताद से कहा था कि वो अमेरिकन है, जो कि एक मजाक था। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नाजरीन told her teacher that she is American, which was a kidding. ओके, तो नाजरीन ने अपने उस्ताद से कहा था, नाजरीन told her teacher कि वो अमेरिकन है, that she is American, जो कि मजाक था, which was a kidding। यहाँ पर जोक नहीं कर सकते, जोक का दूसरा माना होता है। यहाँ पर किड का मतलब मजाकन कोई बात कहना। ओके, जोक का मतलब होता है मजाहिया बात, आप कह सकते, जैसे कोई मजाहिया चीज़ इंसान कहे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, मजाक का माना अलग होता है और मजाहिया का माना अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर किडिंग के माने आई वाज जस्ट किडिंग, में मैं बस मजाक कर रहा था, मतलब जिस चीज़ को आप सीरियसली ना कहें या ना करें उसको हम किडिंग कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है जो भी आपको फ़ोन करेगा उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। हम कहेंगे हु एवर कॉल्स यू रिकॉर्ड इट। हु एवर कॉल्स यू, जो भी आपको फ़ोन करे रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कर लेना। तो हु एवर कॉल्स यू, अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि जो भी आपको फ़ोन करता है रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्ड कर लेना। तो बात वही पड़ रही है, लेकिन हम आसान उर्दू में क्या कहते हैं? जो भी आपको फ़ोन करे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। आप ये भी कह सकते हैं रिकॉर्ड हु एवर कॉल्स यू। ओके, आप रिकॉर्ड को पहले भी ला सकते हैं। आगे, दुनिया में आप जो कुछ भी कमाएंगे उसका एक न एक दिन हिसाब देना होगा। इसको आप कहेंगे वट एवर यू विल अर्न इन द वर्ल्ड। दुनिया में आप जो कुछ भी कमाएंगे, वट एवर यू विल अर्न इन द वर्ल्ड, आप यहाँ पर कह सकते हैं वट सो एवर, जो कुछ भी, या मैंने जो कुछ के लिए वट एवर आएगा, लेकिन जो कुछ के लिए वट सो एवर, तो बेहतर कि आप वट सो एवर ही कर लें। ओके, सो वट सो एवर यू विल अर्न इन द वर्ल्ड, उसका एक न एक दिन हिसाब देना होगा। वन डे यू हैव टू गिव अकाउंट ऑफ इट ऑन वन डे और अनदर डे। वन डे और अनदर डे का मतलब एक ना एक दिन। एक ना एक दिन की क्या अंग्रेजी आती है? वन डे और अनदर डे। ओके, तो यू हैव टू गिव अकाउंट, गिव अकाउंट का मतलब होता है हिसाब देना। तो इसको हम कहेंगे वट एवर या वट सो एवर यू विल अर्न इन द वर्ल्ड, वन डे यू हैव टू गिव अकाउंट ऑफ इट वन डे और अनदर डे। हमारा अगला जुमला है जो कुछ आपको खाना है खा लो, मुझे परेशान ना करो। कहेंगे ईट वट एवर यू वांट, जो कुछ आपको खाना है खा लो, खा लो ईट, जो कुछ आपको खाना है वट एवर यू वांट। अगर यहाँ पर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो कहेंगे वट एवर यू वांट का जो कुछ आप चाहते हैं, लेकिन इससे पहले खाने की बात आ गई तो इसका मतलब वही हुआ, ये आपकी अंग्रेज़ी की ताबीर है या आपकी उर्दू की ताबीर है। तो कहेंगे ईट वट एवर यू वांट, जो कुछ आपको खाना है खा लो, मुझे परेशान ना करो, डू नॉट टीज मी, मुझे परेशान ना करो, डू नॉट टीज मी। ओके,
हमारा अगला जुमला है, अगर तुम इम्तिहान में पास होना चाहते हो तो जो कुछ याद हो उसको लिख दो। इसको हम कहेंगे इफ़ यू वांट टू पास इन द एग्जाम राइट वॉट एवर यू रिमेंबर। तो जो कुछ तुम्हें याद है उसको लिख दो। यहाँ पर तो के लिए ये कॉमा ही माना जाएगा, ठीक है, तो के लिए कोई अंग्रेजी नहीं है। देन आता है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें नहीं है। ओके, जो कुछ याद हो उसको लिख दो, राइट वॉट एवर यू रिमेंबर। तो अगर तुम इम्तिहान में पास होना चाहते हो तो जो कुछ याद है उसको लिख दो। हम कहेंगे इफ़ यू वांट टू पास इन द एग्जाम राइट वॉट एवर यू रिमेंबर। अगर हम कहते हैं जो कुछ भी याद हो तो व्हाट सो एवर यू रिमेंबर। ओके, हमारा अगला जुमला है, उसे जो कुछ समझ में आया उसने लिख दिया। उसे जो कुछ समझ में आया उसने लिख दिया। इसको कैसे कहेंगे? हम कहेंगे he wrote down whatever he understood. He wrote down whatever he understood. उसे जो कुछ समझ में आया उसने लिख दिया। ओके, तो ये हमारा होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपका काफ़ी हद तक सही भी रहा होगा। हो सकता है कहीं आपसे गलती हुई हो तो आप उसको सही कर लें। ओके ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज का सबक है 45 और आज के सबक में हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि इन्फिनेटिव्स या इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? व्हाट इज या व्हाट डज इन्फिनेटिव मीन? तो इन्फिनेटिव की जो तारीफ है उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो शक्ल बनती है उसको हम इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ ये है कि इन्फिनेटिव फेल की एक ख़ास शक्ल है जिसको इस्म, सिफत या फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये शक्ल है वर्ब की। इसको आम तौर पर बुनियादी फेल से पहले लफ्ज़ टू को शामिल करके बनाया जाता है। बुनियादी फेल क्या है? जैसे गो है, अब उससे पहले टू लगा देंगे तो क्या करेगा? टू गो। टू गो क्या हो जाएगा? फिर इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव के साथ गर्जे हम टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टू ना तो इन्फिनेटिव का हिस्सा ना ही उसकी पहचान, इसीलिए हम कभी कभी इसको हज़फ भी कर देते हैं या इसके बगैर लिखते हैं। यानी इसकी असल शक्ल टू के साथ ही है, लेकिन इसका हिस्सा मान के चले। गर्चे तारीफ में ये लिखा हुआ है, बट कभी कभी इसको हज़फ कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है जिसमें कुछ नहीं लगा रहा था ना, जैसे गो, ईट, इनको भी हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं। इनको भी हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल टू के साथ होता है। ओके, इनकी दो किस्में हैं। पहले को हम फुल इन्फिनेटिव्स कहते हैं और दूसरे को बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। ओके, दोनों की अपनी अलग अलग तारीफ़ात हैं और दोनों का अपना अलग अलग इस्तेमाल है। अगर हम इनकी तारीफ़ात और इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फुल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। तो फुल इन्फिनेटिव्स किसे कहते हैं? फुल इन्फिनेटिव कहते हैं फेल की उस शक्ल को जिसके साथ हम टू बढ़ा दें, उसको हम टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं। एक तो आपने फुल इन्फिनेटिव का नाम दिया, बट इसको हम टू इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। यानी कि इससे मुराद वो इन्फिनेटिव्स हैं जिनको हम असल फेल में लफ्ज़ टू का इजाफा करके बनाते हैं, या यूँ कहें कि जिसमें लफ्ज़ टू हो उसको हम फुल इन्फिनेटिव का नाम देते हैं। यानी जिसमें हम वर्ड के साथ टू बढ़ा दें, जैसे टू गो कर दें, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इन्फिनेटिव तो होगा ही, लेकिन इसको हम फुल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं या टू इन्फिनेटिव का भी नाम दे सकते हैं। ओके, जैसे कि ये टू ईट है आपका टू मीट, और इसी तरह से टू टीच। तो इस सब को आप क्या कहेंगे? इन सब को जो हम नाम देंगे उनको हम कहेंगे इन्फिनेटिव, और अगर इन्फिनेटिव में नाम देना हो तो हम कहेंगे फुल इन्फिनेटिव। ओके, तो ये तारीफ है इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव की। आगे है कि व्हेन टू यूज फुल इन्फिनेटिव्स, यानी फुल इन्फिनेटिव्स यानी जिस वर्ब के साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं उनको हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस माने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे पहला इस्तेमाल है, यानी फेल की पहली शक्ल को हम जब टू के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे मकासद है, जिसमें से पहला मकसद है मकसद या इरादा जाहिर करने के लिए। यानी कोई काम आप क्यों कर रहे हैं ये बतलाने के लिए, आपका क्या इरादा है, आप ये कह सकते हैं वजह बतलाने के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं मैं खाना खाने रोज़ाना अपनी बहन के घर जाता हूँ। मैं खाना खाने रोज़ाना अपनी बहन के घर जाता हूँ या जाती हूँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर उर्दू में भी आपने इस्तेमाल किया
कि आप घर जाते हैं बहन के, किसके लिए? खाना खाने के लिए, या खाना खाने के लिए, दोनों वही माना है। तो इसको अगर आपको कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई गो टू माई सिस्टर हाउस टू ईट फूड डेली। तो यहाँ पर टू ईट ये क्या कहलाएगा? टू ईट आपका फुल इन्फिनेटिव, या सिर्फ आप इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। तो ये आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा जिसका इस्तेमाल आपने मकसद या इरादे को बतलाने या वजह को बताने के लिए किया है। आप कहते हैं ज़करिया अपने अब्बू से मिलने बटला हाउस गया है। इसको आप कैसे कहेंगे? ज़करिया हैज़ गॉन टू बटला हाउस टू मीट हिज फादर। यहाँ पर टू मीट जो आया हुआ है इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव में आप कहेंगे फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव। और इसका इस्तेमाल आपने किसके लिए किया? मकसद या इरादे के इजहार के लिए आपने इसका इस्तेमाल किया है। ओके, ये पहला इस्तेमाल हुआ। अगर हम इसके दूसरे इस्तेमाल की बात करें तो इसका दूसरा इस्तेमाल है इसके इस्म के मानी में इजाफा करने के लिए। इस्म के मानी में कभी कभी हम इजाफा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उस वक्त ये सिफत के तौर पर काम करता है, यानी जब इस्म के मानी में इजाफा करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सिफत बन जाएगा वो। ठीक है, अब चाहे अच्छाई बयान करे चाहे बुराई बयान करे तो उसकी सिफत कहलाएगा। जैसे कि आप कहते हैं हमें एक ऐसे मुदर्रिस की ज़रूरत है जो हमें अरबी पढ़ा सके। हमें एक ऐसे मुदर्रिस की ज़रूरत है जो हमें अरबी पढ़ा सके। तो जो हमें अरबी पढ़ा सके उर्दू में भी किसके लिए आपने इस्तेमाल किया है? मुदर्रिस के लिए। ओके, तो इसको आप कैसे कहेंगे उर्दू में? तो इसको आप कैसे कहेंगे अंग्रेज़ी में? अंग्रेज़ी में इसको हम कहेंगे वी नीड अ टीचर टू टीच अस अरबिक। वी नीड अ टीचर टू टीच अस अरबिक। तो यहाँ पर वी नीड हमें ज़रूरत है किसकी? अ टीचर की, एक मुदर्रिस की, टू टीच अस अरबिक, हमें अरबिक पढ़ाने के लिए। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा। अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे कैसे कहेंगे कि हमें ज़रूरत है एक टीचर की हमें अरबी पढ़ाने के लिए। इस तरह तो आप बोलते नहीं हैं, आप ऐसे कहते हैं कि हमें एक ऐसे मुदर्रिस की ज़रूरत है जो हमें अरबी पढ़ा सके। ओके, अब इस जुमले को आप इस तरह भी कह सकते हैं वी नीड अ टीचर हु कैन टीच अस अरबिक। हु कैन टीच तो वो अलग चीज़ है, वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है शॉर्ट में। ओके, तो यहाँ पर आपने जो टू टीच का इस्तेमाल किया है इसको आपने इज्म के माने में इजाफा करने के लिए किया है। आप किस तरह का टीचर ढूंढ रहे हैं? किस तरह का मौलिम जो आपको अरबी पढ़ा सके, इस तरह का मौलिम आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू टीच ये आपका जो है इन्फिनेटिव है और टीचर के माने में इजाफा करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। आप कहते हैं कि आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। तो यहाँ पर टू ईट क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा जो कि इसम के माने में इजाफा कर रहा है समथिंग। समथिंग ये प्रोनाउन है, मतलब वही माना है, इसम के माने में इजाफा कर रहा है। तो टू ईट। ओके, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? ओके, आगे इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो है एडजेक्टिव के माने में इजाफा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इससे पहले आपने पढ़ा था कि इसको इसम के या प्रोनाउन के माने में इजाफा के लिए करते हैं और उस वक्त सिफत के तौर पर काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव के माने में भी हम इजाफा करना चाहते हैं तो उस वक्त भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी मकसद निकल कर सामने आएगा। जैसे कि आप कहते हैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए हम बेताब हैं। अंग्रेज़ी सीखने के लिए हम बेताब हैं, इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वी आर ईगर टू लर्न इंग्लिश। वी आर ईगर टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर ईगर ये क्या है? ये सिफत है, एडजेक्टिव है और इसके माने में इजाफा कर रहे हैं। ईगर किस लिए हैं? आप किस लिए बेताब है? अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी आर ईगर टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेज़ी सीखने के लिए हम बेताब हैं। तो यहाँ पर गर्चे सिफत के माने में इजाफा किया लेकिन मकसद ही निकल कर सामने। किस लिए आप बेताब हैं? किस चीज़ के लिए बेताब हैं? अंग्रेज़ी सीखने के लिए। ठीक है, तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए हम बेताब हैं। अगर आप इस तरह का जुमला कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इसको आप कैसे कहेंगे? इसको आप कहेंगे वी आर ईगर टू लर्न इंग्लिश। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हम अगले इस्तेमाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसका इस्तेमाल सेंटेंस के माने में इजाफा करने के लिए भी किया जाता है। यदि पूरे जुमले में माना आप इजाफा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं हकीकतन अगर कहें तो अच्छा लड़का नहीं है। हकीकतन अगर कहें तो अच्छा लड़का नहीं है। या हकीकत में अगर कहें आप कर सकते हैं, हकीकत में अगर कहें तो अच्छा लड़का नहीं है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टू से द रियलिटी। टू से द रियलिटी ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। तो यहाँ पर टू से द रियलिटी ये क्या है? आपका हकीकतन के माने में है। हकीकतन अगर कहें तो ये इन्फिनेटिव है और किसके माने में इजाफा कर रहा है? ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, इसके माने में इजाफा कर रहा है पूरे जुमले के माने में। ओके, तो
टू से द रियलिटी इज नॉट गुड बॉय का क्या मतलब होगा, हकीकत में अगर कहें या हकीकतन अगर कहें तो अच्छा लड़का नहीं है, वो हकीकत में अच्छा लड़का नहीं, इस तरह के माना हम देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और इस तौर पर ये पूरे जुमले के माने में इजाफा करेगा। ओके, अगली गुफ्तगू जो होगी, अगला जो इस्तेमाल होगा वो होगा, इसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर भी होता है, यानी इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो कि वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर होता है तो आप कह ले कि हम इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं अच्छे रिश्ते को पाना बहुत मुश्किल है, या अच्छे रिश्ते पाना बहुत मुश्किल है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बगैर को भी आप कह सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे टू फाइंड अ गुड रिलेशन इज वेरी डिफिकल्ट। टू फाइंड अ गुड रिलेशन, अच्छा रिश्ता पाना या अच्छे रिश्ते का पाना, इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर टू फाइंड अ गुड रिलेशन ये आपका इन्फिनेटिव है जो कि सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका पूरा प्रेडिकेट है, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका प्रेडिकेट का हिस्सा। तो ये आपका नाउन बन गया, यानी आपने इसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव है। तो टू फाइंड अ गुड रिलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, अच्छे रिश्ते को पाना या अच्छे रिश्ते का पाना बहुत मुश्किल है। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आप कहते हैं वहां जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे टू गो देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो यहाँ पर टू गो देयर का आपने इस्तेमाल किया जो कि इन्फिनेटिव है और ये इसम है यहाँ पर पूरा हिस्सा। टू गो देयर, वहाँ जाना, इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ओके, इसका अगला इस्तेमाल है जुमले में, इसका इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है। इसका अगला इस्तेमाल है जुमले में, इसका इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े। तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इसम ही हो, बल्कि या प्रोनाउन ही हो, बल्कि हमारा इन्फिनेटिव यानी फुल इन्फिनेटिव भी आपको ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कि आप कहते हैं मुझे हॉल में पढ़ना पसंद नहीं है या पढ़ना पसंद नहीं, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई डू नॉट लाइक टू रीड इन द हॉल। तो यहाँ पर टू रीड इन द हॉल ये आपका पूरा असल में टू इन्फिनेटिव है, इन द हॉल ये से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पूरे को लिया है। तो कहेंगे टू रीड इन द हॉल, हॉल में पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक। तो यहाँ पर आई डू नॉट लाइक, लाइक का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये लाइक का ऑब्जेक्ट बन रहा है, मुझे पसंद नहीं है क्या, रीड इन द हॉल, हॉल में पढ़ना। ओके, हमारा अगला जो जुमला है वो है वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कभी कभी वर्ब के माने में कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं मेरा मशगला क्रिकेट खेलना है, मेरा मशगला क्रिकेट खेलना, इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप कहेंगे माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, मेरा मशगला क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पर इज का कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो माने को पूरा करे। ठीक है, तो इज ये आपका वर्ब है और इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना है। तो ये आपका 7वां इस्तेमाल हुआ इन्फिनेटिव का। इसके अगर हम 8वें इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो 8वां इस्तेमाल हुआ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ वक्त बर्बाद करना है, उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ वक्त बर्बाद करना है, इसको आप कैसे कहेंगे, हम कहेंगे he has nothing to do in his life but to waste the time, he has nothing to do in his life but to waste the time। यहाँ पर बट आपका प्रीपोजिशन है और यहाँ पर आपने to waste the time का इस्तेमाल किया जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का मतलब होगा जिस पर प्रीपोजिशन दाखिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बट को हमने एज अ प्रीपोजिशन लिखा है, तो ये इसका 8वां इस्तेमाल हुआ। अगर हम आगे बात करें 9वां इस्तेमाल, तो कुछ अल्फाज या कुछ अफ़आल ऐसे हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में कि अगर वो जुमले में आ जाएं और उनके बाद कोई दूसरा वर्ब आप लाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप वहाँ पर टू के साथ इन्फिनेटिव लाएं, यानी आप दूसरे वर्ब को इन्फिनेटिव के साथ लाएंगे और वो जो आपका इन्फिनेटिव होगा वो आपका टू यानी टू इन्फिनेटिव होगा, यानी फुल इन्फिनेटिव होगा, यानी टू के साथ आप उसको लाएंगे। जैसे कि आप कहते हैं एम का मतलब होता है इरादा करना है, तो आप कहते हैं कि मेरा वहां जाने का इरादा है, आई एम टू गो देयर आप कहेंगे। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, दिखना, जाहिर होना, जैसे कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो,
इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू अपियर टू बी सैड। टू बी आप टू के साथ इस्तेमाल करेंगे। चूज का मतलब होता है चुनना। अब अगर आप चूज के साथ कोई वर्ब लाना चाहते हैं तो आप टू के साथ लाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि मैंने वहां ना जाने को चुना, तो आप कहेंगे आई चोज नॉट टू गो देयर। ओके। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। आप कहते हैं मैंने वहां जाने का फैसला किया, आई डिसाइडेड टू गो देयर। ठीक है। उन्होंने उसको रिलीज करने का मुतालबा किया। जैसे डिमांड का मतलब मुतालबा करना, तो आप कहेंगे दे डिमांडेड टू रिलीज हिम। टू रिलीज हिम। डिजर्व होने का मुस्तहिक होना, जैसे कि आप कहते हैं कि आप वहाँ या आप उससे मुलाकात के मुस्तहिक नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे यू डू नॉट डिजर्व टू मीट हिम। टू मीट हिम, डिजर्व भी ला रहे हैं और मिलने भी ला रहे हैं, तो यहाँ पर आप टू लाएंगे। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो आप कहेंगे आई एक्सपेक्ट टू गो देयर, मेरी वहाँ जाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर कुछ अफ़ाल आपको दे रखे हैं, इनको अगर आप जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनके बाद कोई और फेल लाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर इन्फिनेटिव लाएंगे। और वो इन्फिनेटिव कौन सी होगी? वो इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव होगी नहीं, आप टू के साथ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस्तेमाल करें, कभी हो सकता है कुछ और आ जाए। लेकिन अगर इस तरह का कोई माना आ रहा है कि आप एम के साथ डायरेक्टली कोई और वर्ब लाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर टू के साथ इस्तेमाल करेंगे उसको। ओके। तो ये सारी बातें थी फुल इन्फिनेटिव या टू इन्फिनेटिव, यानी जब हम वर्ब के साथ टू इस्तेमाल करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी दूसरी किस्म के बारे में, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स, इसका क्या माना होता है? बेयर का मतलब, अगर आपका मतलब होता है नंगा यानी बेलिबास, तो इसका मतलब जिसमें कोई चीज़ हज़फ होगी। तो इसकी तारीफ है, इससे मुराद वो इन्फिनेटिव्स हैं जिनको टू के बगैर इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कहें कि जिसको हम लफ्ज़ टू के बगैर इस्तेमाल करें, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव्स का नाम देते हैं। यानी जिसमें टू ना लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो बस, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इन्फिनेटिव का, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव का नाम देंगे। जैसे कि आप कहते हैं ईट, आप कहते हैं मीट, आप कहते हैं टीच, इनको भी आप इन्फिनेटिव का नाम देंगे। ज़रूर नहीं कि आप हमेशा टू ईट ही पढ़ें, टू मीट ही पढ़ें, टू टीच ही पढ़ें। हो सकता है आपको कहीं मिले ईट मीट टीच, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इनको हम नाम देंगे बेयर इन्फिनेटिव्स का। ओके। इनका अपना अलग इस्तेमाल है। बेयर इन्फिनेटिव को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह से हम फुल इन्फिनेटिव को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बेयर इन्फिनेटिव यानी हमें दूसरे वर्ब को या इन्फिनेटिव को टू के बगैर ही इस्तेमाल करना है, टू के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनमें से पहली जो जगह है वो है मॉडल वर्ब्स के साथ। मॉडल वर्ब्स आपने पढ़ रखा है, कैन, शुड, वुड, ये सारे को मॉडल कहते हैं। और वहाँ पर आपने पढ़ा था कि इनके साथ हम वर्ब लाते हैं और टू इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप कहते हैं आप घर जा सकते हैं, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नाउ यू कैन गो होम। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने मॉडल के साथ इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें टू नहीं है, यानी कि गोया कि आपने इसमें बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया। ओके। तो बेयर इन्फिनेटिव का पहला इस्तेमाल किया है मॉडल वर्ब के साथ। इसके और मिसाल देखें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मैं आई कम इन। आप कहते हैं आपको अपने घर जाना चाहिए, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू शुड गो टू योर होम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैन है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर शुड है, और इनके साथ हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गो, कम, गो। ठीक है। तो यहाँ पर आपने टू नहीं इस्तेमाल करना है, आपको टू के बगैर इस्तेमाल करना है। कैन गो, मे कम इन, शुड गो, एक्सेट्रा। ओके। इसका दूसरा इस्तेमाल यानी दूसरी जगह जहाँ पर हम इन्फिनेटिव लाएंगे और बगैर टू के लाएंगे, वो है ऐसे अफ़आल जिनका ताल्लुक़ एहसासात या हवास से हो। हवास का मतलब होता है एहसास, शुऊर, सेंस जिसे आप कहते हैं। और इंसान को जो अल्लाह ने सेंस दी है वो 5 है। सेंस का मतलब होता है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, बस सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखने की क़ुव्वत, छूकर पता लगाने की क़ुव्वत, ये सारे इन सब को हम क्या बोलेंगे? जिनका ताल्लुक़ सेंस से हो, तो उनको हम बोलते हैं हवास। तो ऐसे अफ़आल जो हवास का मान अपने अंदर रखते हो, अगर आप वर्ब हैं और उनके साथ आप वर्ब लाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने उसे अपने दफ्तर के पास से गुजरते हुए देखा। मैंने उसे अपने दफ्तर के पास से गुजरते हुए देखा, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई सॉ हिम पास थ्रू माई ऑफिस। आई सॉ हिम पास थ्रू माई ऑफिस। मैंने उसे देखा, मैंने उसे
देखा, पास थ्रू माई ऑफिस, अपने दफ्तर से गुजरते हुए, यानी मेरे दफ्तर से, मेरे दफ्तर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी का ताल्लुक किससे है? देखने से, जो कि एक हिस्स है, और उसके साथ आप फेल ला रहे हैं, तो यहाँ पर आप बगैर टू के इस्तेमाल करेंगे इन्फिनेटिव के। तो आप कैसे कहेंगे? आई सॉ हिम पास थ्रू माई ऑफिस। और यहाँ पर मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, पासेस यहाँ नहीं लाएंगे, वर्ब टू के बगैर लाएंगे इन्फिनेटिव को, तो गोया कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, जिसको आप कहेंगे आई सॉ हिम पास थ्रू माई ऑफिस। ओके, इसकी अगली मिसाल है, मैंने बंदरों को अपने छत पर चलते हुए महसूस किया। यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप इसको कहेंगे आई फेल्ट द मंकीज वॉक ऑन माई रूफ। यहाँ पर वॉक जो इस्तेमाल हुआ है ये इन्फिनेटिव आया हुआ है, और ये बेयर इन्फिनेटिव इन बगैर टू के है। क्यों? क्योंकि फील का ताल्लुक एहसासात से है, तो इसलिए हमने दो वर्ब को इस्तेमाल किया और इसमें हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। एक और मिसाल देखें, मैंने बच्चे को सुबह में रोते हुए सुना। कोई बच्चा रो रहा था, तो यहाँ पर सुनने का ताल्लुक एहसासात से है, तो इसको हम कहेंगे I heard the boy cry in the morning. I heard the boy cry in the morning. तो यहाँ पर heard और cry देख सकते हैं, हमने यहाँ पर cry का इस्तेमाल किया, यहाँ पर to नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि hear यानी सुनने का ताल्लुक भी हिस्से से है। इसका तीसरा इस्तेमाल, जहाँ पर हम इन्फिनेटिव तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन टू के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो है मेक और लेट के साथ। जब भी आप जुमले में मेक ले आए, लेट आए, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर टू के आप इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करेंगे, यानी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल आप वहाँ पर करेंगे। मिसाल देखें, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा या नहीं सोने दूंगी। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल नॉट लेट यू स्लीप। यहाँ पर लेट का माना होता है देना, जैसे लेट मी गो, मुझे दाने दो। तो यहाँ पर लेट आपने इस्तेमाल किया और इसके साथ एक दूसरा वर्ब आपने इस्तेमाल किया जो कि इन्फिनेटिव है, और ये बेयर इन्फिनेटिव है, टू के बगैर है। तो आप कैसे कहेंगे? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्लीप। आप नहीं कह सकते आई विल नॉट लेट यू टू स्लीप, ये कहना आपका गलत होगा। ओके, एक और मिसाल देखें, मैंने उसे आधा घंटा इंतजार करवाया, आधे घंटे इंतजार करवाया। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई मेड हिम वेट फॉर हाफ एन आवर। आई मेड हिम वेट फॉर हाफ एन आवर, मैंने उससे आधा घंटा इंतजार करवाया। यहाँ पर आपने मेक किसके फॉर्म मेड लाया है और यहाँ पर वेट भी आया हुआ, इसलिए आपने यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब भी आप मेक और लेट के साथ इन्फिनेटिव लाएं तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप वहाँ पर टू के बगैर ही इसको इस्तेमाल करें, यानी बेयर इन्फिनेटिव का आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। ओके, चौथी जो बात है वो ये है कि बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम रादर देन, सूनर देन, वुड रादर, हैड बेटर के बाद भी हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आप अगर कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बेहतर है कि हम इस सेशनल टेस्ट के लिए मेहनत करें, हमारे लिए बेहतर है कि इस सेशनल टेस्ट के लिए मेहनत करें, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी हैड बेटर वर्क हार्ड। हैड बेटर, उसके बाद आपने फेल का इस्तेमाल किया और यहाँ पर आप टू ने इस्तेमाल नहीं किया, तो वी हैड बेटर वर्क हार्ड ऑन दिस सेशनल टेस्ट। ओके, आप कह सकते हैं मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारे तहत काम करना नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हारे तहत काम करना नहीं, इसको आप कैसे कहेंगे? आई वुड रादर डाई देन वर्क अंडर यू। आई वुड रादर डाई देन वर्क अंडर यू। तो यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किया? वुड रादर के बाद आपने वर्क का इस्तेमाल किया जो कि बगैर टू के इस्तेमाल हुआ, यानी आपने यहाँ पर इन्फिनेटिव इस्तेमाल तो किया है लेकिन इसमें टू नहीं है, यानी आपने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये आज का हमारा सबक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इन्फिनेटिव के बारे में, और कुछ नए तरीके आपको ज़रूर सीखने को मिले होंगे जिनके ज़रिए हम अपने जुमलों को बनाएंगे। तो आज के सबक में हमने जो गुफ्तगू की वो थी इन्फिनेटिव्स के बारे में, और मैंने बताया कि इन्फिनेटिव्स किसे कहते हैं। इन्फिनेटिव टू प्लस बी होता है, और इन्फिनेटिव ये फेल की एक शक्ल है, ठीक है, जिसमें हम फेल की पहली फॉर्म के ज़रिए के साथ टू इजाफा करके बनाते हैं, लेकिन ये टू उसका हिस्सा, लाजमी हिस्सा नहीं है। उसका हिस्सा है लेकिन उसका लाजमी हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसको हम बगैर टू के भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव।
और इसके दो किस्म है, पहले को हम फुल इन्फिनिटिव्स कहते हैं, दूसरे को हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं। और हमने आपको बताया था फुल इन्फिनिटिव किसे कहते हैं। फुल इन्फिनिटिव कहते हैं जब हम टू के साथ इस्तेमाल करें और इसको हम टू इन्फिनिटिव के भी नाम दे देते हैं, जैसे कि आप कहते हैं टू ईट, आप कहते हैं टू मीट, आप कहते हैं टू टीच। आगे हमने आपको बताया कि व्हेन टू यूज़ फुल इन्फिनिटिव्स, यानी फुल इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हम कब करते हैं। इसका कई सारे इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल है मकसद इरादा ज़ाहिर करने के लिए, इसका दूसरा इस्तेमाल है इसम के माने में इजाफा करने के लिए, इस वक्त सिफत के तौर पर काम करता है, और इसका तीसरा इस्तेमाल है एडजेक्टिव के माने में भी इजाफा करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी एक तरह का मकसद ही बतलाता है। अगर हम इसके चौथे इस्तेमाल की बात करें तो चौथा इस्तेमाल है सेंटेंस के माने में इजाफा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, यानी एज ए सब्जेक्ट भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इसका इस्तेमाल जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी होता है, और सारी चीज़ों को मैंने मिसालों के साथ आपके सामने वाज़ेह किया है। अगर इसके हम सातवें इस्तेमाल की बात करें, इसका सातवां इस्तेमाल वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आठवां इसका इस्तेमाल है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। और अगर हम इसके नवे इस्तेमाल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10वीं बात हमने आपको क्या बताई वो ये है कि कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनके साथ अगर हम दूसरा फेल लाना चाहते हैं तो हम वहाँ पर टू के साथ ही फेल को लाएंगे, उसके बगैर नहीं ला सकते हैं। ओके, आगे हमने आपको बताया इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। मैंने बताया बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, मैंने बताया बेयर इन्फिनिटिव उन इन्फिनिटिव को कहा जाता है जो बगैर टू के इस्तेमाल होते हैं। और मैंने बताया बेयर का मतलब होता है बेलिबास, नंगा, खाली, तो इसका मतलब होगा जिसमें टू ना लगा हो। ओके, जैसे कि ईट, मीट, टीच। और हमने आपको बताया कि इनका इस्तेमाल कब करते हैं। इसका पहला इस्तेमाल है मॉडल वर्ब के साथ, इसका दूसरा इस्तेमाल है इस अफ़ाल के साथ जिसका ताल्लुक एहसासात से हो, इसका अगला इस्तेमाल है मेक और लेट के साथ, और इसी तरह से हैड बेटर, हैड रदर, वुड रदर, सूनर देन, रादर देन के साथ भी हम जब कोई वर्ब लाएंगे तो हम वहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन्फिनिटिव के साथ। ओके, तो ये हमारा आज का सबक था और ये खुलासा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं और हम अपना होमवर्क लेते हैं, और आसान सा होमवर्क है जिसमें से पहला हमारा जुमला है, और ये हमारा जो होमवर्क है अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। हम कहेंगे पुलिस तुम्हें वहाँ से जाने नहीं देगी। मैंने जोया को इम्तिहान में नकल करते हुए देखा। नकल करने का मतलब होगा चीट। वैसे तो नकल करने का मतलब होता है कॉपी करना, लेकिन यहाँ पर नकल करने का मतलब इंग्लिश में होगा चीट करना। चीटिंग होता है ना, चीटिंग करते हुए देखा। ओके, अगला जुमला है कि आपको पीने के लिए कुछ चाहिए। हकीकत में कहें तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उससे बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने यहया को मस्जिद में कुरान की तिलावत करते हुए सुना। मैं वर्जिश करने रोज़ाना पार्क जाता हूँ। आज के वक्त में ईमानदार आदमी को पाना बहुत मुश्किल है। ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट मैन। मैंने महसूस किया कि पंखा चल रहा है। पंखा चलने का मतलब ऑन, फैन इज ऑन का मतलब पंखा चल रहा है, वही माना है। हमें एक आलिम की ज़रूरत है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा सके। आप कह सकते हैं हमें एक आलिम दीन की ज़रूरत है। आलिम का माना यहाँ पर आ जाएगा। हमें एक आलिम दीन की या एक आलिम की ज़रूरत है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा सके। तो इन जुमलों का आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनका तर्जुमा करेंगे और इनको हमारे साथ मैच करेंगे इंशाअल्लाह अलील अज़ीज़। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का सबक था और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।